हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। ये 12th में, बीकॉम में, एमकॉम में, बीए में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको ये बिज़नेस इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाली क्लासेस हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप चिंता किस बात की। अगर आप बिज़नेस इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर आइए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। कुछ बातें हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ठीक है। लेट अस क्लियर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। कारण यह है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरी तरह से एक कॉम्पिटिटिव बुक है, तो हमारा पूरा फोकस कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पर होगा, मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर होगा। हम उन बातों को प्रमुखता से उठाएंगे जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कोई एक क्वेश्चन बनेगा, उनके 4 आंसर होंगे, कोई एक सही होगा, वही हमें ढूंढना होगा। तो आप यूँ कह सकते हो कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल वे में लेके नहीं चलने वाले, हम उस वे में लेकर चलने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाए। तो मतलब ये कि आप उन तथाकथित बातों को अलग बिंदुओं पर छोड़ दीजिएगा। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई चाहते हो जो आपके लिए रिटन एग्ज़ाम के लिए मददगार हो तो वो भी इसके लिए मददगार होंगी, लेकिन हम क्वेश्चन वाइज नहीं चलेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए डुअल पढ़ाई होने जा रही है, लेकिन हमारा फोकस मैंने कहा किस पर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराने पर होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके आप हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। आइए, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों, कैसे? बेसिकली हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटते हैं। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा होगा तो वहाँ आपको 2 अलग अलग बुक मिल जाती हैं। एक बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वहाँ आपने 12th में जड़ से ही ये पढ़ा है कि आपके लिए ये 2 अलग अलग बुक्स हैं, दीज द पार्ट्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। लेकिन हमें यहाँ एक बुक में ही कह लीजिए खिचड़ी खाना है। एक ही बुक में दोनों दिए हुए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, या ये कह लीजिए कि जितनी भी आर्थिक व्यवस्था होती है तो आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन 2 दृष्टिकोणों से किया जाता है। पहला, जिसे हम विशिष्ट या सूक्ष्म विश्लेषण कहते हैं। दूसरा, जिसे हम व्यापक विश्लेषण कहते हैं। उसी आधार पर विश्लेषण की इन 2 रीतियों के लिए ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया गया। एक के लिए कहा गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे के लिए कहा गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। विशिष्ट अर्थशास्त्र, दूसरा है व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टिगत। व्यष्टिगत, समष्टिगत 2 कहे जाते हैं। कंफर्म? चलिए, मान लिया, फिर से जान लीजिए। हमने ये कहा कि आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन 2 दृष्टिकोणों से किया जाता है। पहला, विशिष्ट अथवा सूक्ष्म विश्लेषण, दूसरा व्यापक विश्लेषण। इन्हीं 2 रीतियों के आधार पर व्यावसायिक अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम समष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं।
लेकिन ध्यान रहे, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड का प्रयोग सबसे पहले रेगनर फ्रीस ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने पहले ही आपसे कहा मेरा पूरा फोकस ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। इन दो शब्दों का इस्तेमाल सबसे पहले रेगनर फ्रीस ने किया था, परंतु आर्थिक समस्याओं के कार्य पद्धति विषयक मार्गों के रूप में आगे चलकर इसे क्रमशः एडम स्मिथ तथा अन्य वाणिज्यवादियों के साथ उनका उद्भव हुआ। लेकिन अगर कहीं आपसे कोई पूछ बैठे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द वर्ड यूजेस बाय, तो तुरंत आप कहेंगे रेगनर फ्रीस। ठीक है, तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र नामक शब्दों का प्रयोग रेगनर फ्रीस ने किया था। चलिए, ये हमने जान लिया। आखिर ये व्यष्टिगत अर्थशास्त्र है क्या? व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स? आज की हमारी क्लास ही डिपेंड है माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द या माइक्रो शब्द मिक्रोस शब्द से आया है, जो कि ग्रीक भाषा का अक्षर है। मतलब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं क्या? माइक्रो। हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं? माइक्रो। ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ग्रीक भाषा के मिक्रोस शब्द से आया हुआ है। कंफर्म? माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मिक्रोस शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है छोटा, स्मॉल, सूक्ष्म लगाया जाता है। चलिए, मान लिया। इस प्रकार ये छोटी इकाइयों से संबंधित होता है। मतलब व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में किसी भी अर्थव्यवस्था की भिन्न भिन्न छोटी छोटी इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी भी अर्थव्यवस्था की भिन्न भिन्न छोटी छोटी इकाइयों की क्रिया विश्लेषण का हम या क्रियाओं का हम विश्लेषण करते हैं। मान लिया। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष व्यक्तियों, परिवार, फर्मों, उद्योगों या विशेष श्रमिक आदि का विश्लेषण किया जाता है। हम इसमें पर्टिकुलर आप कह लीजिए किसी विशेष व्यक्तियों, समूहों, परिवार, फर्मों, उद्योगों या विशेष श्रमिक आदि का विश्लेषण करते हैं। जैसे अगर हम एक वर्ड देना चाहें, जैसे कि एक उपभोक्ता अपनी आय तथा व्यय में किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है, हम इसका अध्ययन यहाँ करते हैं। एक उत्पादक अपनी फैक्ट्री में उत्पादन का प्रबंध किस प्रकार करता है। किसी एक वस्तु जैसे गेहूं हो या घी हो, किसी भी पर्टिकुलर एक वस्तु की कीमत तय कैसे की जाती है। इन सारी बातों का आदि ऐसी अनेक आर्थिक क्रियाओं की समस्या का यहाँ अध्ययन होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, पूरी बात आप जान लीजिए, आपके लिए बेहतर लगेगा। मैंने ये कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स, भाई अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन हम कितने टुकड़ों में करने चल रहे हैं? 2। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मिक्रोस शब्द से आया हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ होता है छोटा, स्मॉल, लघु, सूक्ष्म, कुछ भी आप कह सकते हो। अर्थात ये अर्थव्यवस्था की उन छोटी छोटी या भिन्न भिन्न छोटी छोटी इकाइयों के आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत परिवार, व्यक्ति, फर्म, उद्योग, विशेष श्रमिक आदि का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि एक उत्पादक किस प्रकार अपने उत्पादन का प्रबंध करता है, किसी वस्तु की कीमत किस प्रकार तय की जाएगी या कितनी तय की जाएगी, एक उपभोक्ता अपनी आय में और व्यय में संतुलन किस प्रकार स्थापित करता है, आदि अनेक ऐसी आर्थिक समस्याएं होती हैं जिसका अध्ययन हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में करते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। चलिए, मान लिया। आगे जानते हैं कि इसमें एक उपभोक्ता दी हुई कीमत एवं दी हुई आमदनी से किस प्रकार अधिकतम संतोष प्राप्त करता है। जैसे
आपके पास मान लीजिए कुछ आमदनी हो तो ज़रूरी नहीं है उससे आप सब कुछ खरीद सकते हैं। तो आपके लिए उस समय कुछ विशेष वस्तुएं होती हैं जिनकी आप डिज़ायर करते हो, जिनकी आपको इच्छा होती है, तो आप पर्टिकुलर उनको ही प्राप्त करते हो। लेकिन ठीक उसी समय, चूँकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। कुछ ना कुछ चीज़ों को आप उस समय छोड़ रहे होते हैं या दिमाग को संतोष दिला रहे होते हैं फिर कभी। तो वो चीज़ें हमें यहाँ अध्ययन करना होगा कि एक उपभोक्ता दी हुई कीमतों एवं दी हुई आमदनी में किस प्रकार अधिकतम संतोष प्राप्त करता है। एक फर्म दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन करेगी, आप एक पर्टिकुलर कीमत बता देते हैं तो वो उतनी कीमत के लिए कितने उत्पादन करती है। एक उद्योग किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित करेगा, साधनों के उद्योगों का पारितोषण कैसे निर्धारित किया जाएगा और विभिन्न उद्योगों में साधनों का आवंटन किस प्रकार कुशलता से किया जाएगा, उसका हम अध्ययन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक चार्ट में हमने यहाँ बनाने का प्रयास भी किया है, आगे आप इसकी डिटेल जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते हैं, साधन कीमत निर्धारण या वितरण का सिद्धांत लेके आते हैं और साधनों के आवंटन की कुशलता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो पूरी बातें आपने जान ली। कुछ यहाँ से इम्पॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं। क्या मैंने कहा ना कि हमारा पूरा फोकस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या क्या निकल के आते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के अक्षर मिक्रोस से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्मॉल या छोटा। इसमें हम छोटी अर्थव्यवस्था की उन छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं या सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। इसमें हम परिवारों, फर्मों, उद्योगों, विशिष्ट श्रमिकों आदि का अध्ययन करते हैं। चलिए मान लिया इसमें एक उत्पादक अपनी वस्तु की क्रिया उत्पादन प्रबंध कैसे करेगा, इसका अध्ययन करते हैं। किसी वस्तु का कीमत निर्धारण कैसे होगा, एक उपभोक्ता अपनी आय और व्यय में संतुलन किस प्रकार स्थापित करेगा, किसी फर्म द्वारा एक निश्चित कीमत पर कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा निश्चित कीमत पर बेचने के लिए, एक उत्पादक या एक फर्में या कंपनी कितनी कीमत तय करती है अपनी वस्तु के लिए, इन सब चीज़ों का, और साधन कीमत निर्धारण या वितरण का सिद्धांत क्या होगा और साधनों के कुशल आवंटन की समस्या या कुशलता का अध्ययन किया जाता है। चलिए इतना तो आपने जान लिया, याद हो सकता है। नहीं याद हो पाता तो प्यारे दोस्तों, मैंने जितनी बातें बताई आप उनको क्रमशः और सिलसिलेवार तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक पूरा स्ट्रक्चर क्या बना? अर्थशास्त्र कितने टुकड़ों में टूटा? 2। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वेगनर फ्रीश ने। चलिए मान लिया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मिक्रोस अक्षर से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा, स्मॉल। ये अर्थव्यवस्था की भिन्न भिन्न छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है, जिसमें परिवार, फर्म, उद्योग, विशेष श्रमिक, विशेष व्यक्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक उपभोक्ता अपनी आय और व्यय में संतुलन कैसे स्थापित करेगा, एक उत्पादक अपना उत्पादन प्रबंध कैसे तय करेगा और किसी भी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी, इनका अध्ययन किया जाता है। एक उद्योग एक निर्धारित वस्तु की कीमत या एक उद्योग किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित करेगा और एक निर्धारित कीमत पर वो कितनी वस्तु बेचने के लिए बाजार में आएगा, ये सारी चीज़ें। और उत्पादन के साधनों का पारितोषण क्या होगा, जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका पारितोषिक क्या होगा। उत्पादन के साधन जैसे भूमि का पारितोषिक क्या होता है? लगान। उत्पादन के साधन के तौर पर आप पूंजी देते हो, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूंजी का पारितोषिक क्या होता है? ब्याज। और आप किसी भी श्रम को लेके आते हो उत्पादन के लिए, तो आप उसको पारितोषिक क्या देते हो? मजदूरी।
और आप उद्यमी हो तो आप अपना पारितोषिक क्या तय करते हो? लाभ। ये सब तय किए जाते हैं किसमें? मैंने क्या बताया? पूंजी के लिए ब्याज, भूमि के लिए लगान, श्रमिक के लिए मजदूरी और उद्यमी के लिए लाभ। इन सब का अध्ययन भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। चलिए जान लिया। परिभाषाएं आप किसी की भी बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। आपकी किताब में प्रोफेसर बोल्डिंग की दिया गया है, हेंडरसन की दिया है, प्रोफेसर मेहता, गार्डनर, एक्ले, प्रोफेसर चैम्बरलैन, कई लोगों की परिभाषाएं दी गई हैं। लेकिन अंत में आके आपको यहाँ पे उपयुक्त परिभाषा भी दी गई है। तो भाई इसके लिए तो हमें किताबों की मदद चाहिए। किसी की भी परिभाषा आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन अंत में आके आपको उपयुक्त परिभाषा ज़रूर पढ़ना होगा। तो प्रोफेसर बोल्डिंग की लिखी हुई एक किताब है। अब ये ऑब्जेक्टिव बातें हैं, ये जानते रहेगा। प्रोफेसर बोल्डिंग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्थिक विश्लेषण में लिखा कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष फर्मों, ध्यान देना, प्रोफेसर बोल्डिंग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसे हम आर्थिक विश्लेषण कह रहे हैं, में लिखा कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, वैयक्तिक कीमतों, मजदूरियों, आयों आदि वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये प्रोफेसर बोल्डिंग के लिखे हुए स्टेटमेंट हैं उनकी अपनी किताब इकोनॉमिक एनालिसिस में, आर्थिक विश्लेषण में। एक अन्य पुस्तक में प्रोफेसर बोल्डिंग ने ही लिखा कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक घटकों एवं उनकी पारस्परिक प्रतिक्रिया और विशिष्ट आर्थिक मात्राओं तथा उनका निर्धारण भी सम्मिलित है का अध्ययन है। ठीक है, ये इनके अपने विचार थे, चलिए मान लिया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े कुछ अन्य बातें भी यहाँ सामने आई। क्या? संक्षेप में ये कहा गया कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों, ध्यान देना पूरी बात, कहा यह गया कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों, उनके व्यवहार तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों और अर्थव्यवस्था के छोटे अंगों या सूक्ष्म चरों, सूक्ष्म मात्राएं भी होती हैं, अतः व्यक्तिगत अर्थशास्त्र सूक्ष्म मात्राओं या सूक्ष्म चरों के व्यवहार का अध्ययन करता है। चलिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बातें थोड़ी कम निकलती हैं। अब जो बताने चल रहा हूँ वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्योर है बनते हैं, तो ध्यान से। क्या? व्यक्तिगत अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र को प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। 18वीं या 19वीं शताब्दी में इसको मूल्य का सिद्धांत भी कहते थे, थ्योरी ऑफ प्राइस या वैल्यू, मूल्य का सिद्धांत भी कहा जाता था। ध्यान देना, वर्तमान में हम क्या कह रहे हैं? व्यक्तिगत अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। 18वीं या 19वीं शताब्दी में इसे मूल्य का सिद्धांत भी कहा जाता था। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र को कभी कभी सामान्य संतुलन विश्लेषण भी कहा जाता है, और इसमें अर्थशास्त्री व्यक्तिगत अर्थशास्त्र को कीमत तथा उत्पादन का सिद्धांत भी कहते हैं। कीमत तथा उत्पादन का सिद्धांत भी कहते हैं। और व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों या फाँकों में, भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। स्लाइस, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था को कभी कभी फाँकें या कतले करने की रीति, ध्यान देना, नाम बड़ा अजीब है ना, क्योंकि इसमें ये कहा गया ना कि अर्थव्यवस्था को हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हल करेंगे, तो इसे कतले या फांके करने की रीत, या जिसे मेथड ऑफ स्लाइसिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके छोटे छोटे टुकड़े करके अध्ययन किया जाता है। तो कितने नाम मिल गए आपको? अर्थव्यवस्था को कीमत सिद्धांत, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है।
18वीं और 19वीं शताब्दी में से मूल्य का सिद्धांत भी कहा जाता था। व्यष्टिगत अर्थशास्त्री कभी कभी सामान्य संतुलन विश्लेषण भी कहा जाता है, और कुछ अर्थशास्त्री व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को कीमत तथा उत्पादन का सिद्धांत भी कहते हैं। और चूंकि इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों का अध्ययन किया जाता है, तो इसीलिए इसे टुकड़े करने या कतले करने की सिद्धांत या रीत, या कह लीजिए स्लाइसिंग रीत, मेथड ऑफ स्लाइसिंग भी कहा जाता है। चलिए, ये तो बातें थी परिभाषा और इसके प्रमुख नामों की। अब हम आते हैं व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की विशेषता। कुछ विशेषताएं हैं चुनिंदा। कौन कौन सी? पहली, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन ना करके बल्कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत उपभोग की व्याख्या में सहायता करता है। इसका संबंध समूह या व्यापारिक स्थितियों या व्यवहारिक स्थितियों से नहीं होता, बल्कि ये केवल और केवल किसका अध्ययन करता है? व्यक्तिगत का अध्ययन करता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टिगत अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत व्यय या व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत उपभोग का अध्ययन करता है। ये कभी भी समूह की बात नहीं करता। फिर आगे इसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है, इसलिए पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में एक इकाई के रूप में इतना छोटा अध्ययन होता है कि इसके द्वारा किए गए परिवर्तन का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नाम मात्र भी प्रभाव नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तीसरा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को इसमें स्थिर मान लिया जाता है। इसमें यह मान लिया जाता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तब हम किसी एक विशेष इकाई का अध्ययन करते हैं। चलिए, जैसे राष्ट्रीय आय, इसमें किसको किसको स्थिर मान लेंगे? राष्ट्रीय आय, कीमतों का स्तर, देश का कुल पूंजी विनियोग, कुल बचत तथा सरकार की आर्थिक नीति को स्थिर मान लिया जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, इसमें क्या क्या? राष्ट्रीय आय, कीमतों का स्तर, देश का कुल पूंजी विनियोग, कुल बचत तथा सरकार की कुल आय या आर्थिक नीति आदि को स्थिर मान लिया जाता है। और चौथा, ये कीमत का सिद्धांत होता है। कुछ अर्थशास्त्री इसे कीमत का सिद्धांत नाम देकर बताते हैं कि इसके अंतर्गत मांग एवं पूर्ति द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। तो अगर हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ढूंढें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कीमत निर्धारण तो होता है, लेकिन किसके द्वारा? तो मांग और पूर्ति के द्वारा। ठीक है, चलिए, ये हमने जान लिया। अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमिक्स में कीमत का निर्धारण तो होता है, लेकिन किसके द्वारा? मांग और पूर्ति के द्वारा। चलिए, अब हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के प्रकार पे आते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? दैट्स द 3 टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के यहाँ कितने प्रकार बताए गए हैं? 3। कौन कौन से? देखते हैं। सबसे पहला है व्यष्टिगत स्थैतिक, दूसरा है तुलनात्मक या व्यष्टिगत स्थैतिक, तीसरा है व्यष्टिगत प्रावैगिक। ठीक, इसके कितने प्रकार बताए गए हैं? 3। एक होता है व्यष्टिगत स्थैतिक, नाम जान लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए, तो यही काफ़ी था, लेकिन हम थोड़ी सी डिटेल भी बता देते हैं। व्यष्टिगत स्थैतिक, दूसरा है तुलनात्मक, व्यष्टिगत स्थैतिक, और तीसरा है व्यष्टिगत प्रावैगिक। मतलब कितने आपको मिल जाएंगे? 3 प्रकार से होते हैं। तो पहला, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन कौन से? व्यष्टिगत स्थैतिक, तुलनात्मक व्यष्टिगत स्थैतिक, और तीसरा होता है व्यष्टिगत प्रावैगिक। व्यष्टिगत स्थैतिक किसे कहते हैं? व्यष्टिगत स्थैतिक यह मानते हुए
कि समय विशेष में साम्य की स्थिति रहती है। एक दिए हुए समय पर व्यष्टिगत चरों का संबंधों का साम्य की स्थिति में अध्ययन करती है। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। किसी वस्तु की कीमत एक बाजार में उस वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। जहाँ पे मांग और पूर्ति का साम्य होता है, संतुलन होता है, वहीं पे उस वस्तु की कीमत तय हो जाती है। वहाँ पे पूर्ति की शक्तियों को स्थिर मान लिया जाता है। उसे ही व्यष्टिगत स्थैतिक कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा, इसमें आंशिक साम्य विश्लेषण होता है। अगर हम ये कहें कि व्यष्टिगत स्थैतिक को और डीप में जानना चाहें तो इसे व्यष्टिगत स्थैतिक को आंशिक साम्य विश्लेषण कहा जाता है। फिर से जान लीजिए, व्यष्टिगत स्थैतिक में दिए हुए समय में इस वस्तु की साम्य या संतुलन कीमत का अध्ययन करेंगे और पूर्ति को स्थिर मान लेंगे। पूर्ति की शक्तियों को स्थिर मान लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ गए। तुलनात्मक व्यष्टिगत स्थैतिक, नाम से ही स्पष्ट है, कंपैरिजन। तुलनात्मक व्यष्टिगत स्थैतिक व्यष्टिगत चरों के संबंधों की साम्य स्थितियों की तुलना करती है। मतलब दो साम्य स्थितियां होंगी। साम्य माने संतुलन। साम्य मीन्स क्या होता है? संतुलन, इक्विलिब्रियम, बैलेंस। तुलनात्मक व्यष्टिगत स्थैतिक व्यष्टिगत चरों के संबंधों की साम्य स्थितियों के दो संबंधों या दो की तुलना करती है और उस विश्लेषण की यह विधि संतुलन की दो स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करती है, परंतु इस तथ्य पर प्रकाश नहीं डालती कि व्यष्टिगत संतुलन की एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक किस प्रकार पहुंचा गया है। दो की तुलना तो करती है, लेकिन एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचा किस प्रकार गया है, ये उसकी व्याख्या नहीं करती। आपको मुख्यतः नाम जानना है, बाकी ज़रूरत नहीं है। व्यष्टिगत प्रावैगिक किसे कहते हैं? व्यष्टिगत प्रावैगिक विश्लेषण उस समायोजन की प्रक्रिया का अध्ययन करती है जिसके द्वारा विशिष्ट चरों के संबंधों की एक संतुलन स्थिति से दूसरी संतुलन स्थिति तक पहुंचा जाता है। मतलब इन्होंने दो की तुलना किया, लेकिन एक स्थिति से हम दूसरी स्थिति तक पहुँचे कैसे, ये उसकी व्याख्या नहीं करते, और ये उसकी व्याख्या करते हैं कि हम एक संतुलन स्थिति से दूसरी संतुलन स्थिति तक पहुँचे कैसे या पहुँचेंगे कैसे, ये उसकी व्याख्या करता है। तो अंतिम संतुलन की स्थिति तक पहुँचने के लिए असंतुलनों की श्रृंखलाओं का अध्ययन करता है, वो व्यष्टिगत प्रावैगिक कहलाता है। तो हाल फिलहाल आप कितने प्रकार बताएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के? ये तीन। कौन कौन से? व्यष्टिगत स्थैतिक, तुलनात्मक व्यष्टिगत स्थैतिक और तीसरा व्यष्टिगत प्रावैगिक। अब मेन चीज आती है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुटअप होंगे। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र, जहां से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुटअप होंगे, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र। तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के क्षेत्र ये तीन हैं। पहला तो ये वस्तुओं का कीमत निर्धारण करती है या मूल्य निर्धारण करती है। आपने इसकी परिभाषा या अर्थ में ही ये जाना कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को कीमत निर्धारण, मूल्य सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण या कीमत निर्धारण होता है, पहला। दूसरा, ये साधन कीमत निर्धारण या वितरण का सिद्धांत तय करते हैं। और तीसरा, साधनों के आवंटन की कुशलता देखती है। मतलब टोटल आपके इसके कार्य क्षेत्र में, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के कार्य क्षेत्र में कितने मिल जाएंगे? तीन। एक्ले का एक स्टेटमेंट आया, गार्डनर एक्ले ने यह कहा कि कीमत और मूल्य सिद्धांत परिवार, फर्म एवं उद्योग का सिद्धांत और अधिकतम उत्पादन और कल्याण सिद्धांत व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं। तो गार्डनर एक्ले ने क्या कहा? कीमत और मूल्य सिद्धांत, फिर उसके बाद कहा परिवार एवं फर्म उद्योग का सिद्धांत और अधिकतम उत्पादन और कल्याण सिद्धांत व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं। फिर भी हम कितने भागों में इसका अध्ययन करते हैं? तीन भागों में अध्ययन करते हैं। पहला, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। एक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे होगा?
तो इसके लिए भी दो बातों का अध्ययन करने के लिए कहा गया। पहला, उपभोक्ता के संतुलन निर्धारण की वस्तुओं का कीमत निर्धारण, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किन दो बातों पर तय होता है? दो। पहला, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। सामान्यतः उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है? उपभोक्ता का व्यवहार यह होता है कि उसके पास आय सीमित मात्रा में होती है और उन सीमित साधनों को वो अपने किन आवश्यकताओं पर बांटे ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि मिले या अधिकतम उपयोगिता मिले, तब उसे ही उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत कहा जाता है। फिर से जान लीजिए, यहाँ ये कहा गया उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में वहाँ होगा जहाँ वह अपने सीमित साधनों को विभिन्न आवश्यकताओं के बीच इस प्रकार बांटे कि उससे मिलने वाली संतुष्टि अधिकतम हो, ये मार्शल ने कहा था। या वह उच्चतम तटस्थता वक्र पर हो, ये हिक्स ने कहा था। मार्शल ने अधिकतम संतुष्टि नाम दिया और उच्चतम तटस्थता वक्र पर हो, तटस्थता पर हो, तब उसका नाम दिया प्रोफेसर J.R. हिक्स ने नाम दे दिया। मतलब दोनों ने बातें वही कही हैं लेकिन दोनों ने नाम बदल दिए। फिर से जान लिए, हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र हैं? 3। तो पहला हम पढ़ रहे हैं वस्तुओं का मूल्य निर्धारण या कीमत निर्धारण। तो वस्तुओं के कीमत निर्धारण के लिए हमें कितनी बातों का अध्ययन करना है? 2। पहला, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यह है कि हम अपनी सीमित आय को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं में किस प्रकार बांटें कि हमें प्रत्येक से अधिकतम संतुष्टि मिले। ये शब्द कहा गया था मार्शल के द्वारा और इसी शब्द को हिक्स ने ये कहा कि उसे अधिकतम तटस्थता वक्र पर वो पहुँचे, J.R. हिक्स ने कहा था। ये उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में वहाँ होगा जहाँ वो अपने सीमित साधनों को इस प्रकार बांटे कि इससे मिलने वाली संतुष्टि समान हो, अधिकतम हो, तब वहीं पे वो संतुलन में होगा। चलिए मान लिया। दूसरा, वस्तुओं के लिए उत्पादन एवं लागत सिद्धांत। ये चीज़ें क्या हैं? तो उत्पादन एवं लागत सिद्धांत, जैसे विषय में आप और आगे बढ़ जाएंगे कि उत्पादन एवं लागत सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि आप किसी भी वस्तु के लिए कितनी लागत लगाने को तैयार हो, तब वो बन के वस्तु तैयार होती है, उसे उत्पादन के लागत के संदर्भ में जाना जाता है। चलिए मान लिया, इसे वस्तुओं का कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। अब जैसे इसमें वस्तुओं का कीमत निर्धारण भी करते हैं, जैसे कि चावल, घी, दूध, दही, मक्खन, ब्रेड, बटर, कुछ भी कह लो यार, कि सभी वस्तुओं की कीमत निर्धारण की कैसे जाती है, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या जाना? व्यष्टिगत अर्थशास्त्र। तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के कार्य क्षेत्र में आपको कितने मिल रहे हैं? 3। तो पहला, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण या कीमत निर्धारण। तो वस्तुओं के मूल्य निर्धारण या कीमत निर्धारण को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? 2। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो भोक्ता व्यवहार में आपने ये देखा कि हम अपनी सीमित आय को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं पर किस प्रकार बांटें कि सबसे मिलने वाली उपयोगिता अधिकतम होगी या अधिकतम संतुष्टि मिले, उसे ही उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत कहा गया। उत्पादन एवं लागत सिद्धांत, वस्तुओं की कीमत निर्धारण भी इसी के द्वारा की जाती है। तो वस्तुओं का कीमत निर्धारण अभिप्राय यह है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे चावल, चाय, दूध, घी, पंखे, स्कूटर आदि अन्य हजारों या अन्य वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं, उसका भी अध्ययन किस में किया जाता है? व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में किया जाता है। चलिए मान लिया, साधन कीमत निर्धारण या वितरण का सिद्धांत। आप किसी भी वस्तु के, इसीलिए इसको कीमत सिद्धांत भी कहा गया है क्योंकि ये साधनों के कीमत निर्धारण को बताता है। आप कोई भी वस्तु बनाते हो ना, तो उस वस्तु को बनाने में विभिन्न साधनों की भूमिका होती है। क्या बिना रिसोर्सेज के आप कोई वस्तु बना सकते हो? नहीं ना। तो जो साधन लगे उनका कीमत निर्धारण क्या होगा? जैसे किसी भी वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रमुख भूमिका पूंजी की होती है
तो पूंजी को आप प्रतिफल स्वरूप क्या देते हो? ब्याज। अगर जमीन लगी है तो जमीन को आप प्रतिफल स्वरूप क्या देंगे? लगान। अगर वहाँ पे श्रमिक लगे हैं तो श्रमिक को प्रतिफल स्वरूप आप क्या देते हैं? मजदूरी। और आपने व्यापार किया, उद्योग चलाया, आप एक उद्यमी बनकर सामने आए, आपने साहस दिखाया, तो आपको प्रतिफल स्वरूप क्या मिलता है? लाभ। तो ये वो चीज़ें हैं जो साधन कीमत निर्धारण है और इन्हें ही वितरण का सिद्धांत कहते हैं। चूंकि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाती है और कितनी निर्धारित की जाती है, इसीलिए इसे कीमत सिद्धांत कहते हैं। ध्यान देना, मैंने ये कहा इसी कार्य क्षेत्र की वजह से इसका नाम कीमत सिद्धांत भी पड़ा है। चूंकि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी भी साधन या वस्तु की सेवा की कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाती है। फिर हम आगे आ गए साधनों के आवंटन की कुशलता। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र यह भी अध्ययन करता है कि अर्थव्यवस्था में कितनी कुशलता के साथ विभिन्न साधनों को व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों के मध्य विभाजन करना है। उसे साधनों के मध्य आवंटन की कुशलता कहा जाता है। ठीक है, इसमें 3 कुशलताएं सम्मिलित होती हैं: उपभोग में कुशलता, उत्पादन में कुशलता और अंत में परिपूर्ण कुशलता। मतलब इसमें कुशलता को कितने अध्ययनों में देखा गया है? 3। उपभोग में कुशलता, उत्पादन में कुशलता और अंत में उत्पादन में परिपूर्ण कुशलता। चलिए, इतना तो हमने मान लिया। अब व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? आप ये पढ़ लें और वहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो साधन कीमत निर्धारण में बता दिया ना, मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। मजदूरी किसके लिए? मजदूर के लिए। लगान किसके लिए? भूमि के लिए। ब्याज किसके लिए? पूंजी के लिए। लाभ किसके लिए? उद्यमी के लिए। चलिए, मान लिया। तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का महत्व या प्रयोग। पहला, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझना। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र प्रोफेसर वॉटसन के शब्दों में, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के विभिन्न उपयोग हैं और इसलिए इनसे सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इसमें हम स्वतंत्र निजी उद्यम अर्थशास्त्र के कार्यचलन को भली प्रकार से समझ पाते हैं। चलिए, मान लिया। दूसरा, इसका महत्व क्या है? ये आर्थिक नीतियों का सुझाव देता है। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत केवल अर्थव्यवस्था के वास्तविक कार्यचलन का वर्णन ही नहीं करता, बल्कि आर्थिक नीतियों का सुझाव भी देता है जिससे कार्यकुशलता को बढ़ाया जाए और अकार्यकुशलता को दूर किया जा सके। ये उसका सुझाव भी देता है। तीसरा, आर्थिक कल्याण। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र इकोनॉमिक वेलफेयर पर आधारित है। आर्थिक कल्याण की दशाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। चलिए, मान लिया। इसमें प्रबंध संबंधी निर्णय लिए जाते हैं कि कितना उत्पादन किया जाएगा और किसी वस्तु की कितनी कीमत तक कितना उत्पादन होगा और कितने पर उसकी कीमत तय होगी। तो प्रबंध संबंधी निर्णय या लागतों का इसमें अध्ययन किया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग कैसे? ये व्यापार शेष असंतुलन, विदेशी विनिमय दर आदि को इसमें समझा जा सकता है। खैर, ये चीज़ें हमें उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। राजस्व में उपभोग करता है। कैसे? व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण की सहायता से ही उन घटकों का विश्लेषण किया जाता है जो उत्पादकों या विक्रेताओं या क्रेताओं के मध्य किसी वस्तु पर लगे कर के भार के वितरण को समझाते हैं। इतना आप जानते रहिए, आपके लिए पर्याप्त है। ये कहाँ कहाँ महत्व निभाते हैं? नाम बताया मैंने। अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझना, आर्थिक नीतियों का सुझाव, तीसरा आर्थिक कल्याण, प्रबंध संबंधी निर्णय, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग, राजस्व में सहयोग, वास्तविक आर्थिक घटनाओं के लिए मॉडलों के निर्माण एवं प्रयोग और वास्तविक इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक। इतना आपने जान लिया। ये आय, व्यय, बचत आदि के स्रोतों और स्वभाव पर प्रकाश डालता है जो समूह के अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में भी सहायक होती है और ये साधनों के अनुकूलतम उपयोग और स्थिरता के साथ विकास करने के लिए प्रयोग करता है। इतना बता लेंगे तो आपके लिए ये परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और विशेष रूप से आप इसके बारे में अवगत हो जाएंगे। ठीक है।
तो प्यारे दोस्तों, आप एकदम दमदारी के साथ जुटे रहिए। लेकिन क्या इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं? हाँ जी हैं। ये पूरी अर्थव्यवस्था का चित्र नहीं देता, केवल अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। ये इसकी पहली कमजोरी है। दूसरी, ये अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जैसे ये कहीं पूर्ति को स्थिर मान लेते हैं, कहीं पूरी अर्थव्यवस्था को ही स्थिर मान लिया, केंद्र सरकार की आय को स्थिर मान लिया, व्यय को स्थिर मान लिया। तो ये अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। जैसे ये पूर्ण रोजगार मान लेते हैं, ये मानते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, जो कि नेवर पॉसिबल। ये पूर्ण प्रतियोगिता मान लेते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मान लेते हैं, जो कि काल्पनिक है। ये कुछ विभिन्न या कह लीजिए कुछ विभिन्न मान्यताओं पर आधारित है। ये अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता मान लेते हैं और पूर्ण रोजगार की स्थिति मान लेते हैं, जो कि कभी हो नहीं सकती। आगे आगे कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए अनुपयुक्त होते हैं, जैसे रोजगार, प्रशुल्क नीति, आय व साधन का वितरण, मौद्रिक नीति, औद्योगिकीकरण। इन सब विषयों को ये छूते भी नहीं हैं, और जो कि इनकी सबसे बड़ी कमियों को बताता है। और निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ठीक नहीं होते। ये जो निष्कर्ष देता भी है वो किसी व्यक्तिगत इकाई तक के लिए देता है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए कोई निष्कर्ष नहीं देता। तो प्यारे दोस्तों, यहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स समाप्त होता है। अब हम पूरे साल इसके पार्ट पढ़ते रहेंगे। बाकी जो नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मतलब आप इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बेहतर तरीके से जान चुके हैं। तो आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, आप इस क्लास को फिर से देखिएगा। पहले दिन तो आप मान के चले उसे जानकारी के लिए समझते हैं, दूसरे दिन आप अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। तो आप जब इस क्लास को फिर से देखेंगे तो आपको मेरी बातें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।